Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Good morning, and once again, welcome back to my online class of Social Science Civics. And in that, we are going to study more about the 10th chapter, Organs of Government. Okay, so let's resume our study from page number 74. पेज नंबर 74 से हमें हमारा स्टडी जो है वो रिज्यूम करना है. हमारा ये जो चैप्टर उसका प्रीवियस लेक्चर यानी कि पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. ओके, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर खास करके हमने डिस्कस किया था, जिसमें कोई भी हमारी जो मेन गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन है, मेनली लेजिस्लेचर, ओके, एंड देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो शुरुआत हम करते हैं लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, जो कि हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के. उसका स्टडी आज हमें करना है. वापस मैं आपको याद दिला दूं, हालांकि आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी पार्लियामेंट होती है दिल्ली में, जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ठीक है, उसके 2 हाउसेस होते हैं. Upper house is known as Rajya Sabha and the lower house is known as Lok Sabha. But basically, Lok Sabha is the main house from where the central government functions. Legislature जो है, central government legislature, उसके head जो है वो president होते हैं. उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो काम करते हैं. लेकिन ये सारा जो कामकाज जो है जो गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट से किया जाता है, खास करके लोकसभा से. तो बीइंग लोकसभा एज मोर इम्पोर्टेंट हाउस, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट लोकसभा. पेज नंबर 74 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, ध्यान रखिएगा. लोकसभा इज द लोअर हाउस. The member of the Lok Sabha are the representatives of the people who are elected through direct elections. आपको ये पता ही है एक्चुअली, क्योंकि पहले मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, चुने हुए मेंबर्स, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी शॉर्ट में कहते हैं, जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. जब भी चुनाव होता है तब हर 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है. और आगे बताया गया है कि in case if we talk about the number of seats in Lok Sabha, there are overall 545 members in Lok Sabha. यानी कि लोकसभा की 545 सीट्स होती है. तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्ट होती है, उसको सत्ता में आने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, तब जाके उनकी गवर्नमेंट बनती है. आगे उसके बारे में लिखा ही है. Out of 545 members, 2 members are selected by the president from the Anglo-Indian community. It's a very important statement. You need to underline this. कि 545 सभ्यों में से 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट्स चुनते हैं, और वो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं. आपको ये भी बता दूं कि एंग्लो इंडियन यानी क्या होता है. एंग्लो इंडियन सदस्य वो होता है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिशर है और एक इंडियन है. क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हिस्ट्री में 1947 तक तो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, तो ऐसे काफी सारे ब्रिटिशर्स थे, कॉमन सिटीजन्स ऑफ ब्रिटेन, जो यहाँ पे इंडिया में रहते थे. काफी लोग रहते थे ब्रिटेन से, और उन्होंने इंडियन सिटीजन्स के साथ रिलेशंस बनाए थे, और कुछ किस्सों में शादियां भी हुई थी, ठीक है. तो कहीं पे सपोज कोई मेंबर ऐसा भी हो सकता है जिसके फादर ब्रिटिशर हैं और मदर इंडियन है, या तो फिर उससे उल्टा भी हो सकता है कि फादर इंडियन है और मदर उनकी ब्रिटिशर है. तो ऐसे कपल का जो चाइल्ड होता है, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज एंग्लो इंडियन. वो जब बड़ा होकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी जाती है. उसका चुनाव एक्चुअली एक नॉर्मल इलेक्शन उसका नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है, इंडिया के प्रेसिडेंट, उनको नॉमिनेट करते हैं, उनके लिए 2 सीटें होती है, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. हमारे राष्ट्रपति का स्थान जो है वो दोनों हाउसेस के लिए है.
द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एट द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब भी पार्लियामेंट का सत्र जो है, सेशन शुरू होता है, तो सबसे पहला जो भाषण है, सबसे पहला मीटिंग है, उसको प्रेसिडेंट उद्बोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। और लाइक ए कॉमन प्रोसीजर है ये। बिसाइड्स दीज टू ओकेजन्स द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट। कई बार ये भी होता है कि दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन भी होता है, लोकसभा और राज्यसभा का, तब भी प्रेसिडेंट जो है वो उद्बोधन करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये दोनों ओकेजन्स को छोड़ के प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होते हैं। इट इज ओनली आइदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन और एल्स ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके, ही एड्रेसेस द मेंबर्स, otherwise he is not present in the parliament in any other occasion. Okay, the president can summon both the houses of parliament, can withhold the proceedings of both the houses of parliament. अब प्रेसिडेंट के हाथ में क्या सत्ताएं होती है, ये इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी जरूरी लगता है तो दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग वो बुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा he or she can withhold the proceedings बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उसमें जो ऑलरेडी सेशन चल रहा है उसको स्थगित करने की सत्ता भी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो, ठीक है। A bill which has passed through 3 readings in both the houses of the parliament can become an act only after the president signs it. बिल उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में फिर भी उसके बारे में बता दूं कि कोई भी नया कानून आता है, कोई भी नया लॉ आता है तो वो पार्लियामेंट के जरिए आता है, ठीक है। वो पास होता है मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में, और उसके बाद उसका 3 बार रीडिंग होता है, और उसके बाद भी 3 बार रीडिंग होने के बाद भी प्रेसिडेंट के साइन और सिग्नेचर, स्टैम्प और सिग्नेचर के लिए वो जाता है, तब जाके वो बिल लॉ बनता है, उसके पहले वो लॉ नहीं बन सकता है। तो वो भी उनकी एक बहुत ही अहम सत्ता है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। ये कॉमन लॉजिक का स्टेटमेंट है ये, क्योंकि उसके मेंबर्स जो है वो 5 साल के लिए होते हैं। अगर उनको वापस स्थान चाहिए, अपनी सीट को मेंटेन करना है कोई भी मेंबर को, तो 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें वापस उनको वो चुनाव लड़ना पड़ता है और उसमें जीतना पड़ता है। अगर वो हार जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इट्स टर्म इज ऑफ 5 years एंड इफ इट इज नॉट डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। 5 साल की उसकी टर्म होती है लोकसभा की, 5 साल के पहले उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि 5 साल के दौरान अगर कोई गवर्नमेंट जो काम कर रही है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी गंवा देती है, ठीक है, तो वहां पे डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा और वापस चुनाव हो सकता है। लेकिन अदरवाइज लोकसभा का जो कार्यकाल है उसकी टर्म जो है वो 5 साल की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट का जब स्टडी करते हैं तो साथ में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए काम करना पड़ता है। विदाउट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट वर्क, ओके। So the parliament has to enjoy its power within the limits prescribed by constitution. Constitution ने जो लिमिट रखा है उनके ऊपर, उसी दायरे में रहकर उनको काम करना पड़ता है। If the laws framed by the parliament violates the constitution, they can be challenged in the court. जब भी ऐसा लगता है किसी को भी कि गवर्नमेंट या तो फिर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके फंक्शन कर रही है, तो उनके काम को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। If the court finds the framed laws against the provision of the constitution, the court can nullify the laws. मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, कोई कायदा ऑलरेडी बना भी दिया है, लेकिन बाद में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है,
कि ये कायदा जो है उसका कोई प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा रूल नहीं बन सकता है, तो उसको नलिफाई भी कर सकती है। नलिफाई का मतलब होता है उसको खारिज कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट कर देना वगैरह वगैरह, ये उसका मीनिंग होता है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का मेंबर बनना है किसी को, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में यह टॉपिक है। टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, 3 या 4 मार्क की शॉर्ट नोट ये आ सकती है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि उम्मीदवार जो होता है वो सबसे पहले ही और शी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको पहले तो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, ही और शी शुड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज और मोर। बहुत इजी पॉइंट है इसके। मिनिमम उम्र उसकी 25 साल होने चाहिए। याद रखिए, दूसरी बार मैं बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट का मेंबर बनना है किसी को तो मिनिमम एज उसकी 25 ईयर्स होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ही और शी शुड बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इनसोल्ड वर्ड। वो एक स्थिर माइंड का, यानी कि साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, मेंटली हेल्दी पर्सन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, he or she should not be an employee of the central or the state government। वो कोई सरकारी नौकर नहीं, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है। अगर बाय चांस वो उसका एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो चुनाव में पार्टिसिपेट करने से पहले उसको रिजाइन कर देना पड़ता है। ओनली देन ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ओके, He must not be a proven criminal। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा है या तो कोई क्राइम उसने किया है, ऐसा प्रूव हो गया है, केस चलता है तो उसको प्रूव नहीं हो गया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन प्रूव हो गया है, उसको सजा हो गई है या तो सजा उसने ऑलरेडी काट दी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उम्मीदवार जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। There should be a period of 6 months between 2 sittings of the parliament। ओके, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में एक्चुअली 6 महीनों का अंतर होना जरूरी है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके कहने पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आगे नहीं चल सकती है, तो ऑब्वियसली बहुत रेयर ओकेजन में ऐसा भी हो सकता है जब प्रधानमंत्री के कहने पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं, खारिज कर देते हैं, और फिर कुछ समय के बाद दोबारा इलेक्शन होता है, ठीक है। A member of any of the house of the parliament can attend the proceedings of that house and can vote in the same house, but a member of the cabinet ministry can attend the proceedings in both the houses of the parliament, even if he or she is not a member of Lok Sabha। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो मंत्री है, मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। मिनिस्टर कुछ ही लोगों को बनाया जाता है, और वो भी जो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है उनके सदस्य जो है वो मिनिस्टर होते हैं, तो वो दोनों हाउसेस अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं वो जिस हाउस में चुने गए हैं उसी हाउस में वो बैठ सकते हैं। अगर कोई लोकसभा में चुना गया तो वो लोकसभा में बैठ सकता है, और राज्यसभा में अगर चुना गया है तो उसको राज्यसभा में स्थान मिल सकता है। बट अदरवाइज, वापस मैं आपको बता रहा हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई इंसान है जो मंत्री है ऑलरेडी, ओके, तो वो दोनों हाउसेस अटेंड कर सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नो। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बट इफ ही शी इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस, देन ही और शी कैन वोट इन दैट हाउस ओनली। जब वोटिंग का सवाल आता है, वोटिंग की बात आती है,
तो मान लो कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, अपर हाउस का वो मेंबर होता है, मान लो कि राज्यसभा का मेंबर होता है, तो राज्यसभा के चुनाव में ही वो वोट कर सकता है। और लोकसभा के मेंबर ऑब्वियसली लोकसभा के इलेक्शन में ही वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात हैज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन लोकसभा। ये भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि लोकसभा की जितनी भी टोटल सीटें हैं, टोटल पूरे देश की, वो 545 है। ये चीज हम आगे पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टेट वाइज वो सीटों की संख्या अलग अलग रहती है। वो स्टेट की पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से तय किया जाता है। गुजरात है फॉर एग्जाम्पल, तो गुजरात की 26 सीटें हैं लोकसभा की, ओके। फिर हर एक स्टेट के वो नंबर अलग अलग होते हैं और कुल मिला के इस तरह से सभी राज्यों की मिला के 545 सीटें बनती है लोकसभा की। गुजरात की 26 है, ये जरूर याद रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बार बार आ सकता है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years, बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर इफ नीडेड। जरूरत पड़ने पर, वैसे तो टर्म उसका 5 साल का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट उसको उससे पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। In case of national emergency, the term of the Lok Sabha can be extended for 1 more year. National emergency मान लो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की इमरजेंसी अगर कोई है, वॉर जैसी सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल तक का एक्सटेंशन लोकसभा को मिल सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अदरवाइज तो नहीं मिलता है। If the president dissolves the parliament, it cannot be challenged in a court. प्रेसिडेंट ने एक बार तय कर दिया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है, तो उसके बाद उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर बात आती है कोरम की, ओके। अब ये कोरम क्या है, ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, ओके, उसका भी याद रखना है आपको। कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मौजूद होते हैं सदस्य, हर रोज की उनकी संख्या अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हर रोज आते ही है पार्लियामेंट में। काफी लोग एब्सेंट होते हैं, काफी प्रेजेंट होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो है वो एब्सेंट हैं और बहुत ही कम मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो उनको कोरम कहा जाता है उस टाइम के लिए। इट इज द नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, उसमें से कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं, उस संख्या को कोरम कहा जाता है। द मिनिमम कोरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10, दैट इज आउट ऑफ 545 मेंबर्स, 55 शुड बी प्रेजेंट, ओके। कोरम का मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया 10% मेंबर्स का है, 1/10 यानी कि 10%, यानी कि 545 मेंबर्स में से 55 मिनिमम मौजूद होने चाहिए, तब फंक्शन कर सकती है लोकसभा। अदरवाइज 55 से भी अगर कम है तो लोकसभा का सेशन नहीं चलता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इतने ज्यादा मेंबर्स तो एब्सेंट नहीं रह सकते हैं, ओके, लेकिन फिर भी एक ये रूल है और आपको याद रखना है ये चीज, ओके। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, सिमिलरली द मिनिमम कोरम ऑफ राज्यसभा 2 शुड बी 1/10। राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या 250 है, तो उसके भी 1/10 मेंबर्स मौजूद होने चाहिए राज्यसभा में उसको फंक्शन करने के लिए, यानी कि ऑब्वियसली 250 का 1/10 25 होता है, तो 25 मेंबर अगर मौजूद है तो राज्यसभा फंक्शन कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये भी बहुत कम चांसेस है कि इतने सारे मेंबर्स एब्सेंट रहेंगे, सिर्फ 25 या उससे कम आएंगे, वो भी बहुत रेयरली ऐसा बनता है। लेकिन फिर भी कोरम का ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि दोनों हाउसेस के जितने रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 10% मौजूद होने चाहिए। लोकसभा में मिनिमम 55 होने चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 25 होने चाहिए। लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 545 है और राज्यसभा के 250 है टोटल मेंबर्स, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं अब राज्यसभा के बारे में। अभी तक हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे,
अब आइए पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया कि 250 मेंबर्स राज्यसभा, ओके। और वो अपर हाउस भी है। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वहां से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं राज्यसभा में, ओके। एंड देयर आर 250 मेंबर्स। All the members of Rajya Sabha are indirectly elected by the members of legislative assemblies of the state and union territories through the method of equivalent representation. हर एक राज्यों को ऐसा कोशिश की जाती है राज्यसभा में कि इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मिले। इसका मतलब ये होता है कि समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले हर एक राज्य को और इवन यूनियन टेरिटरी को भी। और राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। कहने का मतलब कि उनका चुनाव में वोटिंग हम लोग नहीं करते हैं। कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया डोंट गो फॉर द वोटिंग टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उनका इलेक्शन जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं और विधान परिषद होती है, उनके एमएलए, ठीक है, और वो सभी मिलके वोटिंग करते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो हर एक राज्यों में इस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पीपल, ओके, जिसको एमएलए कहा जा सकता है, उस विधानसभा या विधान परिषद में बैठने वाले, वो राज्यसभा के मेंबर्स को उसका चुनाव करते हैं वोटिंग करके। यानी कि हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता है, ओके। सो दैट वे द मेंबर्स आर इलेक्टेड। एंड other thing is that in all 238 members of Rajya Sabha are elected, okay, actually 238 members का चुनाव होता है। टोटल संख्या तो जो है वो 250 है, लेकिन चुनाव सिर्फ 238 मेंबर्स का होता है। और जो बाकी के 12 है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति, वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। अब कौन होते हैं ये मेंबर्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है उसके बारे में। These nominated members should be having special knowledge on or practical experience with respect to literature. अलग अलग एरिया के टैलेंटेड लोग होते हैं, जाने माने। कई बार आपको सेलिब्रिटीज के नाम भी आपको सुनने में आते होंगे कि ये सचिन तेंदुलकर है फॉर एग्जाम्पल, वो राज्यसभा के सदस्य हैं अभी। फिर कोई एक्टर होता है, फिर अलग अलग फील्ड के, सपोज लिटरेचर है, वहां से कोई राइटर है, बहुत ही जाना माना राइटर, फिर साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, इवन बॉलीवुड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल अभी सो फार हम देख चुके हैं जहां पे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। उसके अलावा पुराने जमाने के क्रिकेटर हुआ करते थे चेतन चौहान, उनका रिसेंटली अभी डेथ हो गया है, ठीक है, तो वो भी थे। एंड देन वी हैड सम एग्जांपल फ्रॉम बॉलीवुड एक्टर्स आल्सो, जया प्रदा है, हेमा मालिनी है, ठीक है। एंड देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सम राइटर्स आल्सो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र के टैलेंटेड लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं और उनका चुनाव नहीं होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको नॉमिनेट करते हैं। दैट इज द प्रोसीजर। और ऐसे 12 सदस्य होते हैं, बाकी के 238 सदस्यों का चुनाव होता है, अलग अलग राज्यों के एमएलएस के द्वारा चुनाव होता है उनका, ठीक है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट का टॉपिक है, ओके। पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए जब भी शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये मैं आपको रेकमेंड करता हूं, ताकि आपको वो पॉइंट्स के जरिए लिखने में इजी भी रहेगा और याद भी अच्छे से रहता है। टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा में जो लिखा था वही सेंटेंस यहाँ पे, पहला मुद्दा दोनों में कॉमन है
ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट है, जो लोकसभा में भी वही था और इधर भी वही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान इंडिया का तो सिटीजन होना ही चाहिए। ओके, ही और शी शुड बी 30 years of age और मोर। मिनिमम राज्यसभा के सदस्य की एज मिनिमम 30 years होनी चाहिए। लोकसभा में 25 थी, मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो मिक्सअप ना हो जाए, याद रखिएगा, इसको ठीक से याद रखना। लोकसभा में मिनिमम एज 25 years है, राज्यसभा की 30 years है। ओके, he or she must be not of unsound mind, insolvent or criminal। ये मुद्दा भी कॉमन है जो लोकसभा में आया था कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट माइंड का नहीं होना चाहिए, ना ही वो क्रिमिनल का होना चाहिए, यानी कि ना ही वो क्रिमिनल होना चाहिए। He or she should not be a government employee taking salary or holding any office of profit। ये पॉइंट भी कॉमन है, लोकसभा में भी ऐसा ही कुछ आया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए सदस्य, अगर होता है तो उसे वो जॉब छोड़ देनी है, उसके बाद इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात हैज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 सीट्स इन द राज्यसभा। ये अंडरलाइन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा की गुजरात में 11 सीटें हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैं वापस आपको याद दिला दूं, लोकसभा की गुजरात की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीट्स हैं। प्लीज रिमेंबर। ओके, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। अब ये हाउस जो है परमानेंट है, यानी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है। परमानेंट हाउस का मतलब ये नहीं है कि सारे मेंबर्स परमानेंटली वहां पे होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब आप ये पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हो ऐड करके, यहां नहीं लिखा है, बट आई एम टेलिंग यू इट कैन नॉट बी फुल्ली डिसॉल्व्ड। ओके, एक सिंपल सेंटेंस आपको ये लिखना है, अगर आप लिख सकते हैं तो। सो राज्यसभा इस तरह से कहा जा सकता है कि वो परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व फुल्ली, बट 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 years एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड। ओके, हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे उतने ही मेंबर्स नहीं आते हैं। यानी कह सकते हैं कि कुछ मेंबर्स 1/3 मेंबर हर 2-2 साल के बाद नए नए आते रहते हैं और कुछ पुराने जो हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज ऑफ 6 years। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है, उनकी अवधि जो है, उनका टेन्योर है वो 6 साल का है। लोकसभा में 5 साल का है, राज्यसभा में कोई भी सदस्य 6 साल के लिए रह सकता है, उसके बाद उसको रिटायर किया जाता है। However, the members are eligible for re-election and re-nomination। ऐसा भी नहीं है कि 6 साल के बाद वो मेंबर नहीं बन सकते, उनको वापस री इलेक्ट होकर राज्यसभा में बैठना है तो वापस इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो 12 मेंबर्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी के, उनको राष्ट्रपति जो है वो री-नॉमिनेट करते हैं, तो वापस उनकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है दूसरे 6 साल के लिए। ओके, जनरली बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीट फॉर 3 times in a year। साल में 3 बार लोकसभा और राज्यसभा का सेशन 3 बार मिलता है एक साल में। दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड सेशन। ऐसी मीटिंग को सेशन कहा जाता है। दैट इज, और तीनों सेशन के अलग अलग नाम है, यहां पे अंडरलाइन करना है आपको। सेशन के नाम है बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। वापिस मैं बोल रहा हूं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया by virtue of his office holds the office of chairman of राज्यसभा। अंडरलाइन इट अगेन। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता है। सपोज आपको कोई ऐसा सवाल करें कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के वो चेयरमैन। ओके, द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स ओनली। चेयरमैन तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उनके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स में से कोई एक चुना जाता है।
ठीक है, सर्वानुमति से कोई एक को चुना जाता है और वो बनता है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है कि सबसे पहले राज्यसभा के हमारे जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, इसलिए। ओके, प्रेसिडेंट हमारे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो यहां पे हमारा जवाब मिल जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, और इसलिए क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे इसलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। ओके, अब बात आती है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, लोकसभा का स्पीकर, ये भी एक शॉर्ट नोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट का पॉइंट है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी दैट प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। स्पीकर जो है वो लोकसभा का हेड है, उसकी प्रोसीडिंग को चलाने वाला एक व्यक्ति है। आपने शायद टीवी में देखा ही होगा या कोई वीडियो में, तो सबसे आगे बैठा हुआ होता है, जैसे क्लासरूम में आगे प्लेटफॉर्म के ऊपर टीचर बैठते हैं, वैसे लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, उनके सामने उनका टेबल होता है, माइक्रोफोन होता है, वो सब आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि लोकसभा ठीक से फंक्शन कर रही है, ठीक है, और मेंटेन डिसिप्लिन, वहां पे भी डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ओके, ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस आर केप्ट टॉप मोस्ट फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके मुताबिक लोकसभा चल रही है कि नहीं, वो देखने का काम स्पीकर का होता है, यानी जिम्मेदारी वाला काम है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंक्शन है, प्लस आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोकसभा की जो गतिविधि होती है उसका लाइव सेशन टीवी पे टेलीकास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स जो है वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, वो हजारों करोड़ों लोग देखते हैं देश में। ठीक है, तो उनके नजर के सामने गवर्नमेंट का फंक्शन ठीक ठाक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने का काम स्पीकर का है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अब उनका चुनाव, स्पीकर बनता कैसे है? तो ऑब्वियसली जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो सर्वानुमति से स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करते हैं, क्योंकि कई बार अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है लोकसभा में तो डेप्यूटी स्पीकर उनका स्थान संभालते हैं और लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा एंड मेंटेन्स द कंट्रोल इट्स फंक्शनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जो बिगिनिंग में लिखा गया था कि जो लोकसभा की कार्यविधि है उसकी देखभाल, उसकी लुक आफ्टर और उसका कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होता है। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। वो ऐसा उम्मीद रखते हैं कि कोई भी मेंबर हो लोकसभा का वो डिसिप्लिन के साथ बर्ताव करे। अगर डिसिप्लिन शो नहीं करता है तो उसको डांटा भी जाता है लिटरली, जैसे क्लासरूम में टीचर्स डांटते हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे सिनारियो देखने को मिलता है। और उसके बावजूद भी अगर रिपीटेडली डिसिप्लिन का उल्लंघन होता है तो जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है वैसे मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनको स्पीकर बाहर भी निकाल देते हैं। यानी कि बाहर निकालना है, यानी ऐसा नहीं कि बाहर जाके खड़े रहो, ऐसा नहीं, सस्पेंड कर देते हो कि यू आर सस्पेंडेड फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द हाउस। रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन होता जरूर है, उनके हाथ में ये सत्ता होती है। ठीक है, द स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ऑब्वियसली लोकसभा एक ऐसा हाउस है जो एक डिग्निफाइड हाउस हम कह सकते हैं, उसकी गरिमा को, उसके प्राइड को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्पीकर करते हैं। His decisions in the house are final and conclusive. वो हाउस के हेड है, इंचार्ज है, तो वो जो कोई भी डिसीजन सुनाते हैं वो कंक्लूसिव होता है। ओके, स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये एक जानने लायक चीज है कि स्पीकर बेसिकली जो है वो
लोकसभा में से ही चुना जाता है, तो ऑब्वियसली वो पहले उसको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक ने चुना है, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग जरूर करता है। कई बार वो, और जनरली ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है। सपोज अभी फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो स्पीकर होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि स्पीकर का स्थान अज्यूम करने के बाद वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस का हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो बात उसको भूल जाना पड़ती है और न्यूट्रल वे में उसको बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज राइट नाउ ही इज नॉट अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, ही इज द हेड और इन चार्ज ऑफ द हाउस, ठीक है। और उसको अनबायस्ड तरीके से हर एक मेंबर्स के साथ इक्वल मैनर में, एक जस्टिफाइबल मैनर में उसको पेश आना पड़ता है। वो किसी भी पार्टी का साइड नहीं ले सकता है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट इन अ फर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एक बार स्पीकर बन गया वो मेंबर, उसके बाद उसको पार्शियलिटी नहीं दिखाना है किसी की ओर। बाय गेनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑन अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, we the speaker can be removed with the post by giving a 14 days notice period। बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऐसा चाहते हैं कि स्पीकर जो है अपने पद से चले जाए, वो लाइक ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट फिट इनफ टू कंट्रोल द पार्लियामेंट, तो सर्वानुमति से उनको दूर किया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। जनरली स्पीकर को रिमूव करना है तो ये एक प्रोसीजर है कि अगर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इफ दे एग्री टू रिमूव द स्पीकर देन इट कैन बी डन। लेकिन उसके लिए भी उनको 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है कि आज से हम आपको नोटिफाइड करते हैं कि 14 दिन के बाद आपको अपना स्थान छोड़ देना है। हाँ, उसके बाद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बने ही रहते हैं, लेकिन स्पीकर की जगह पे, उनकी जगह पे कोई और आएगा। ओके, ऐसा एक प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ऑल द स्पीचेस एंड क्रिटिसिज्म इन द लोकसभा आर डन बाय एड्रेसिंग द स्पीकर ओनली। ठीक है, कोई भी मंत्री या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कुछ पेश करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो स्पीकर को संबोधित करते हुए उनको बोलना होता है। किसी पर्सनली किसी मेंबर के सामने खड़े रह के उसको नहीं बताना होता है। अध्यक्ष महोदय, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अगर आपने देखी है तो। नहीं देखी है तो कभी देख लेना, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड आपको फ्रीक्वेंटली सुनाई देगा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब यही है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या वो इवन प्राइम मिनिस्टर हो या इवन कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई है, कोई मंत्री है, ठीक है, तो वो जो कुछ भी बताता है वो स्पीकर को संबोधित करते हुए बताता है। किसी पर्सनली कोई एक पर्टिकुलर इंसान को वो नहीं बताता है। तो ये चीज खास है। The working of both the houses of parliament can be carried out in either हिंदी और इंग्लिश। अगर भाषाओं का सवाल है तो हिंदी और इंग्लिश में बोल सकते हैं कोई भी मेंबर। रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल वहां पे नहीं हो सकता है। बोथ द लैंग्वेजेस इन आइदर हिंदी और इंग्लिश कैन बी एक्सेप्टेड, ओके, बट द स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर ऑफ Lok Sabha to speak in his own language in case he does not know English और हिंदी। बहुत रेयर केस में अगर बाय चांस किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी या इंग्लिश नहीं आता है तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल सकता है। लेकिन उनके लिए फिर इंटरप्रेटर्स होते हैं जो उनका बोला हुआ ट्रांसलेट करके फिर हिंदी या इंग्लिश में सुनाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक प्रावधान है। जनरली अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी तो आती ही है। And in case if somebody does not know how to speak in Hindi, then they would speak in English. So that is the case. But in very rare cases, again, such thing happens where the member does not know either Hindi or English. तो वहाँ पे उसको परमिट किया जाता है रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल करने का। लेकिन फिर सबको पता चले, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल कोई तेलुगु में बोल रहा है तो जाहिर सी बात है तेलुगु सबको तो समझ में नहीं आएगी।
इसलिए वो क्या बोला, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है हाउस में। तो हाउस के अंदर इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने वाले इंटरप्रेटर्स भी होते हैं, जो मेंबर जो कुछ भी बोला उसका वो ट्रांसलेट करके सुनाते हैं, ताकि सबको पता चले कि ये मेंबर्स क्या कहना चाहते थे। ठीक है, ओके। इफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर, देन हिज सीट इज डिक्लेयर्ड वेकेंट। ये भी बहुत रेयर केस में होता है कि कोई एक्सक्यूज मी, कोई भी मेंबर लगातार 60 दिनों तक 60 days तक एब्सेंट रहता है स्पीकर को बताए बगैर, तो उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर किया जाता है, यानी ऑटोमेटिकली उसने रिजाइन कर लिया है वो मेंबर ने, ऐसा मान लिया जाता है, और वापस उस सीट के लिए बाय इलेक्शन होता है कुछ टाइम के बाद। ओके, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ लेट्स रीड अबाउट कास्टिंग वोट। वोट किस तरह से दिया जाता है, एक छोटा सा टॉपिक है, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली हमारे जानने के लिए। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस देयर अराइजेस एनी क्वेश्चन, मैटर और प्रॉब्लम और डिस्कशन ऑन एनी बिल और एक्ट, and decision upon it is to be taken especially when the number of votes in favor or against the matter are equal in number, then in such condition the speaker can give his deciding vote, which is known as casting vote। ठीक है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, इसका मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बिल एक्ट बनने जा रहा है, बिल के बारे में आगे आने वाले लेक्चर में हम जरूर चर्चा करेंगे ऑब्वियसली, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट का वो भी टॉपिक है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल एक्ट बनने जा रहा है तो उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करके वोटिंग किया जाता है फाइनली। ठीक है, और कुछ लोग बिल के फेवर में वोट करते हैं, कुछ लोग बिल के अगेंस्ट में वोट करते हैं। तो ज्यादा लोग अगर बिल के फेवर में वोट करते हैं, ठीक है, तो वो बिल लॉ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसके फेवर में वोटिंग किया है। लेकिन उससे उल्टा अगर होता है कि ज्यादा लोग बिल के अगेंस्ट में वोट करते हैं, ओके, तो वो बिल खारिज हो जाता है, वो लॉ नहीं बन सकता है। लेकिन कई बार टाई की सिचुएशन हो जाती है, टाई इन द सेंस दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लोकसभा में 200 मेंबर्स मौजूद हैं, उसके बिल के फेवर में 100 मेंबर्स ने वो वोटिंग किया और बिल के अगेंस्ट में 100 मेंबर्स ने वोटिंग किया, तो यहां पे टाई हो गया, इक्वल स्कोर हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पीकर अपना वोट देता है। ठीक है, अदरवाइज स्पीकर को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन सच सिचुएशन व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट टू इट, तो स्पीकर अपना वोट देता है, फेवर में या अगेंस्ट में हो तो उसके ऊपर है। तो स्पीकर के वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू टू नो। ठीक है, तो स्पीकर का वोट जो है बेसिकली उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, और वो तभी वोट करने की नौबत आती है स्पीकर को जब दोनों साइड पे इक्वल संख्या बोल रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन द स्पीकर कैन नॉट वोट, बहुत ही क्लियर लिखा है। इसके अलावा जो कंडीशन होती है इसमें स्पीकर वोट नहीं करता है। श्री गणेश वसुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अंडरलाइन द स्टेटमेंट। जब इंडिया आजाद हुआ और हमारी सबसे पहली जो पार्लियामेंट बनी थी, तो सबसे पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। नाम है वापस कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि महाराष्ट्र से थे, वो सबसे पहले स्पीकर थे हमारे लोकसभा के। In the absence of speaker, the proceedings are conducted by deputy speaker, obviously. Okay, अगर स्पीकर एब्सेंट है बाय चांस, तो प्रोसीडिंग जो है वो डेप्यूटी स्पीकर द्वारा संभाली जाती है। In the absence of the speaker and the deputy speaker, the proceedings of Lok Sabha are conducted by speakers panel. अगर दोनों मौजूद नहीं है, मान लीजिए कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं है, तो एक स्पीकर ऑफ
स्पीकर्स पैनल की भी रचना की गई होती है, ठीक है, consisting of senior experienced and who are familiar with the proceedings of parliament experts from different political parties. ये वो पैनल होती है जहां पे सीनियर मेंबर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट चलाने किस तरह से चलती है, ठीक है, उसका उनको अनुभव होता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी पैनल होती है, यहाँ पे कितनी संख्या होती है उन मेंबर्स की वो लिखा नहीं है, बट इट्स अ स्मॉल पैनल ऑफ दोज मेंबर्स हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टू सी हाउ द लोकसभा फंक्शंस। तो वो स्पीकर्स की पैनल जो है वो लोकसभा का कार्यकाल संभालती है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं तब। ओके, तो यहां पे आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे व्हेन कैन अ बिल बिकम्स एन एक्ट, बिल जो है वो कायदा किस तरह से बनता है। ओके, उसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे।